पंजाब से वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो संगठन मंत्री हैं और बीजेपी पार्टी से, और जो इनकी विंग है बीजेपी पार्टी की उससे। अब अगर मान लीजिए जैसे अगर बात करें हम, तो जैसे कुछ लोगों को यही नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। सन कौन से? सन 1980 6 अप्रैल। तो अभी जब इसका गठन हुआ था पार्टी का, तो इससे पहले इस पार्टी का नाम कुछ और भी था क्या? जनसंघ पार्टी का नाम हुआ करता था, और दीपक इसका चुनाव चिन्ह था। उसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अध्यक्ष थे सन 1952 के करीब लगभग। तो उसके बाद से लगातार, जैसे अगर उसमें देखा जाए तो उस पार्टी में कुछ बड़े चेहरे थे। जब से मोदी जी आए हैं उसके बाद उन्हें कहीं साइड कर दिया गया है। जैसे कि अगर एक बात क्या कहे, राम मंदिर वाला जब जिक्र आया था तो उसमें कुछ लोगों, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का योगदान था, उसी के साथ साथ 2-3 चेहरे और थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, उनको इस बीच में कहा जा रहा है कि बिल्कुल साइड कर दिया गया है। ऐसा कुछ है क्या? भारतीय जनता पार्टी का सदा मानना रहा कि वो जो है, जब जो है अटल जी ने, आडवाणी जी ने और जोशी जी ने अपने टाइम में पूरे काम किए, उसके बाद जो है एक उम्र का तकादा भी होता है। समय अनुसार जो युवा हैं वे सामने आने चाहिए। युवा में और बुजुर्ग में थोड़ा अंतर आ जाता है, और इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक छत्र राज नहीं चलता। इसमें सभी को मौका दिया जाता है, इसलिए जो है उन्हें साइड नहीं किया गया। उन्हीं के सलाह मशवरे से, उन्हीं से मीटिंग बैठक होकर तब जो है आगे के कार्यक्रम और योजना तय होती है। अभी जिस तरह से लगातार पार्टी जो है चलती हुई आ रही है 2014 से लेके अब तक, और लगातार आगे भी, क्या उम्मीद लग रही है कि बीजेपी पार्टी में जिस तरह से बीजेपी पार्टी का विरोध हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि पार्टी 2024 में भी आ सकती है, और या मोदी जी के अलावा भी कोई और चेहरा हो सकता है? 2024 में आ सकती नहीं, हर हाल में आएगी। क्यों? उसका कारण है, नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए और सभी कौम के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदुस्तान में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगर उन्होंने कोई भी योजना दी है तो वो सभी के लिए दी है। जिस तरह से अगर नोटबंदी की बात करें, एकदम से रातों रात नोट बंद कर दिए गए, उसके बाद उसका आपको क्या लगता है कि उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका ये लाभ है, जो हमारे देश में नकली नोट आ रहे थे, नकली करेंसी आ रही थी, जिसकी जो है अथाह तादाद थी, उन लोगों ने जो है जो नकली करेंसी यहाँ भेज रहे थे उन्होंने आत्महत्या तक की है। नकली करेंसी ना आए इसलिए जो है नोटबंदी की गई थी। नोटबंदी करने का मतलब ये था कि भाई जो है, जो रईस अरबपति खरबपति है वो अरबपति खरबपति है, उसके बाद जो है गरीब का क्या होगा। तो वो नोट जो है आए, और नोट आने के बाद जो है यूँ समझ लो सभी को उसका जो है, पूरे हिंदुस्तान में सभी को नोटबंदी से लाभ मिला, न कि कोई नुकसान हुआ। जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद जो है ना, लोग लाइनों में खड़े हुए थे। कुछ सेक्टरों में ऐसा भी देखा गया कि कंपनी के मालिकों ने सैलरी, मान लिए 10 महीने की सैलरी उन्हें उन्हीं नोटों में दे दी कि अगर आपको नौकरी करनी है तो आपको ये 500 और 1000 के नोट पकड़ने पड़ेंगे, अगर नहीं करनी तो आप जा सकते हो। ऐसे में उन गरीबों के साथ अत्याचार हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसमें जो है मोदी जी ने स्वतः माफ़ी मांगते हुए, मैं आपको इतना समय दे रहा हूं और अपना जीवन लगा रहा हूं, आप मेरे लिए सिर्फ जो है 40 दिन या 1 महीने का समय दे मुझे, इसमें जो है मेरे लिए कष्ट उठाए, सारी व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। जो उन्हें सैलरी दी गई तब समय था, ठीक है, वो लाइन में लगे, परेशानियां हुई, परंतु उनके नोट बदले गए। एक दिन में 2000 के नोट बदले जा रहे थे, और लाइन ऐसी थी कि 40 लोग लाइन में थे, 100 लोग लाइन में थे, और सुबह 6 बजे लाइन में लगते थे और 1 बजे 2 बजे तक वो लाइन में लगे रहते थे। उसके बाद उनका 2000 का नोट बदला जाता था। अगर किसी आदमी की सैलरी 12,000 रुपये है, उसे 6 महीने की सैलरी उन्होंने दे दी, तो उसने कैसे बदले होंगे नोट? उसका बदलने का तरीका है, परिवार तो काफ़ी बड़े बड़े हैं सभी के। मान लिया जो है मैं ही सर्विस अगर करता हुआ होता तो मेरा परिवार तो है,
मतलब वो गरीब आदमी परेशान हुआ ना। मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर गरीब उसमें अगर पूरा परिवार लग गया एक ही आदमी के लिए, नोट बदलने के लिए पूरा परिवार लगा, परेशान तो गरीब आदमी हुआ ना। इसीलिए तो माफ़ी मांगी थी मोदी जी ने। मोदी जी ने ये कहा था कि भाई मेरे लिए थोड़ा समय दो, थोड़ा कष्ट उठाओ, उसके बाद आप जो है ये समझ लो कि नोटबंदी का आप सभी को लाभ मिलने वाला है। और उन्होंने जो है डिजिटल किया, आज जो है उसका मज़ा भी है, कोई पैसे लेके जाने की ज़रूरत नहीं, लूट डकैती सब बंद हुई है। सारी चीज़ बंद होने के बाद जो है फ़ोन द्वारा ही पैसा जो है दिया जा रहा है सभी। अभी इसमें ये वाली बात भी थी, आपने वाली बात कही कि पूरा परिवार लगा हुआ था। इसी तरह से कंपनी वालों ने अपने एम्प्लॉय को अपने नोट बदलने के लिए लाइन में लगा रखा था। पूरी कंपनी के लोगों को लगा रखा था लाइन में कि हम जो है तुम्हें इतने पैसे दे रहे हैं, तुम इसे बदल के लाओ, इतने पैसे तुम्हारे, इतने पैसे। अगर उनमें से बड़े जो व्यापारी थे, जो करप्शन करने वाले थे, उन्होंने उन्हीं लाइन में लगा दिया होगा अपने एम्प्लॉय को, तो कहाँ करप्शन कहाँ ख़त्म हुआ? नहीं, ये आप कह रहे हैं, हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं आया, ना हमें इस चीज़ की जानकारी कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को लगाया। नोएडा की अगर मैं बात करूं, मैं सहारा में था और उस टाइम सहारा में जो एटीएम था, तो उसमें वहाँ पे जो एम्प्लॉय आ रहे थे वो सारी कंपनियों के आ रहे थे। उनका उस टाइम में ये कहना था कि भाई हम एम्प्लॉय हैं और इस फैक्ट्री की तरफ से आए हुए हैं और हमें ऑनर जो है उन्होंने लगा रखा है। तो मैं उनकी बात बता रहा हूँ। हो सकता है कहीं हुआ हो, अपवाद तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इतना बड़ा जो है कार्य था, उसमें अपवाद तो कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अपवाद तो। अच्छा, 2000 रुपये का जो फैसला लिया गया था, उसके बाद 2000 के नोट भी अब बंद हो गए, तो उसमें क्या वजह रही? काला धन ज़्यादा इकट्ठा ना कर सकें। छोटे नोट को लाने की जो है सही योजना ये है, अगर जो है हम 2000 का नोट ले रहे हैं, उसे बहुत थोड़ी जगह चाहिए 2000 के नोट को, और जो है अगर हम 100 के और 500 के नोट ला रहे हैं तो उसके लिए जो है इकट्ठा करने वाले को या जो है जमा करने वाले को या जो है घर में रखने के लिए उसे बहुत परेशानियां होती है, इसलिए जो है 2000 का नोट बंद किया गया। एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जनता का पैसा लगता है। अगर मान लीजिए जैसे हम मेट्रो की बात करें, मेट्रो में पहले टोकन सिस्टम चलता था, टोकन को हटा के कागज़ लेके आ गए। कागज़ जब लगाए तो उसके साथ साथ वो सारी की मशीनें बदलनी पड़ी। टोकन का जो सिस्टम था, टोकन डलता था, अब उस पर स्कैनर आ गया, उस पर स्कैनर के लिए बदलना पड़ा। और इसमें जितनी मशीनें पहले इस्तेमाल हो रही थी वो कहाँ गई? इसी तरह से 2000 का जो नोट है, 2000 का नोट जो बैन हो गया, उसका क्या यूज़ होगा? ये जितना भी यूज़ होता है, ये जनता का पैसा इस्तेमाल होता है, तो वो जो वेस्ट हो जाता है उसका क्या किया जाता है? भाई ये तो जो है गवर्नमेंट अपनी योजना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट योजना बनाएगी, रिजर्व बैंक अपनी योजना बनाएगा। अगर जो 2000 का नोट वापस हो गया, रिजर्व बैंक में चला गया, 1000 का नोट वापस हो गया, रिजर्व बैंक में चला गया, 500 का नोट रिजर्व बैंक में चला गया, उसका क्या होता है? वो उसकी छपाई में भी तो पैसा लगा होगा, जो उसमें पेपर लगा उसमें भी तो पैसा लगा होगा, वो पैसा जनता का लगा था, तो उसका होगा क्या? जो योजनाएं बदलती हैं, यानी कि किसी का 100 रुपये का लाभ करने के लिए अगर जो है सरकार के 10 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। अगर सरकार पूरी पब्लिक को कहीं लाभ पहुंचा रही है और गवर्नमेंट के जो है 10 रुपये खर्च हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई गुनाह नहीं है। अगर भाई मैं 10 रुपये वेस्ट ना करें, जहाँ चूँकि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए जो है कुछ तो करना ही था। जी, मैं अपना पूरा परिचय दे दूं। अभी आप जो है अध्यक्ष जी की बाइट ले रहे थे। भारतीय मोदी आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आहूजा जी हैं, परंतु इनके पास एक और भी बहुत बड़ा पद है। ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं प्रधानमंत्री योजना कल्याण जन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। तो अध्यक्ष जी का परिचय पूरा नहीं हुआ था। तो मैं एक सवाल और मेरा आ गया इसमें। जिस तरह से अभी जो घर का मामला आया था, जिसमें 2-2 लाख रुपए मिले थे, 2 लाख रुपए मिले थे घर बनाने के लिए। अब उसमें क्या है कि कुछ लोगों का, मान लीजिए जैसे कि पिछले साल जो है कुछ लोगों ने पैसे दिए थे कि हमें जो है, कुछ दलाल बीच में आ जाते हैं, उन दलालों के लिए क्या किया जा रहा है? वो जो है पैसे ले लेते हैं कि 10,000 रुपये हमें दो आप, और हम जो है आपका घर जब बनेगा तो हम बनवा देंगे। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? हमारे और हमारे कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, हमारे सामने अगर कहीं भी कोई ऐसा विषय आया या हमें किसी ने बताया,
अब हमसे रिश्वत मांगी जा रही है मकान देने के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए या किसी भी सुविधा देने के लिए, तो हमने उस अधिकारी को इतना हड़का जिसकी कोई इंसानी, जो मामले हमारी जानकारी में आए उनसे किसी से कोई पैसा नहीं लिया गया। मान लिया कोई अपनी मर्जी से धीरे से चुपचाप दे रहा है, उसका जो है क्या कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय जो वो है उन्होंने पूरी टीम ने ये वाली बात कह दी है कि पैसा नहीं देना है और जिसका घर है वो ऐसे ही बनेगा। आज जो है किरतपुर में हम मौजूद हैं और किरतपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है, एक विंग, जो जैसे हर पार्टी का एक विंग चलता है, तो उस विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव आहूजा हमारे साथ हैं और हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आज किरतपुर में कैसे आना हुआ और बीजेपी को लेके किस तरह से तैयारी चल रही है, जैसे 2024 अब है। देखिए, आज हमारा आने का उद्देश्य कोई राजनीतिक नहीं, आज हम एक पारिवारिक और सामाजिक रूप से हम लोग यहाँ शामिल हुए हैं। आज हमारा एक जो कार्यकर्ता है बिलाल, ये बहुत दिन से विदेश चला गया था, दुबई चला गया था और दुबई से ये वापस लौटा। किन परिस्थितियों में लौटा सारे शहर को पता है कि इसके साथ वहाँ पर कोई किसी ने 420 करी थी और इसको धोखे से वहाँ भेज कर के गया, तो ये ड्राइवर बन के था, लेकिन वहाँ जा कर के इससे भेड़ बकरियाँ चरवाई गई और बड़ी मुश्किल से ये वापस वहाँ से निकल कर के आया और फिर इसके पैसे वैसे भी जो है वो जो एजेंट था उसने मार लिए, पैसे भी इसके अब वापस इसको मिल गए हैं। और आज इसकी कोई भतीजी पैदा हुई है, उसकी खुशी में इसने एक दावत रखी थी, उस दावत में हम लोग शामिल होने के लिए यहाँ आए। अच्छा, जिस तरह से बीजेपी पार्टी है और लगातार हर जो सीट है वो जीतती हुई आई है, उसके बाद इलेक्शन भी जीते, उसके बाद जो है ना मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री बने और अभी आने वाले टाइम में जैसे 2024 का इलेक्शन है, उसमें इंडिया गठबंधन जो है, जो सारी पार्टी एक साथ हो गई हैं, बीजेपी के ख़िलाफ़ हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि इसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, पहले तो जो ये सब लोग इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, ये अपने सेल्फिश मोटिव के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये जो इनकी दोस्ती है वो ज़्यादा लंबी चल पाएगी। जो है सबका अपना अपना इंटरेस्ट है, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, वो स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, जबकि भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो है पहले से ही तय है। इसमें कोई जो है ना संशय की बात ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा हो सकता है। तो पहली बात तो उनकी लीडरशिप पे ही जो है क्लैरिटी नहीं है कि कौन उनका लीडर बनने वाला है। सेकेंडली जो है इंडिया नाम रख करके वो देश के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, जबकि ये यूपीए से इंडिया बने हैं। यूपीए भी इनका सबने देख लिया था, वही पुरानी शराब बोतल जो है बदल करके, नई बोतल का लेबल बदल करके ये इंडिया का नाम रख करके आ गए हैं। लोग खूब समझते हैं कि देश के हित किसके हाथ में सुरक्षित है, देश को कौन सही तरीके से चला सकता है, ये सारा देश जाना। अच्छा, इस पे तो ठीक है, इन्होंने पार्टी का नाम इंडिया रखा, मगर अगर मोदी जी की बात की जाए, मेक इन इंडिया, हर चीज़ में इंडिया का जिक्र एक टाइम में चल रहा था। जब से इंडिया गठबंधन का जिक्र आया, उन्होंने भारत वाला जिक्र शुरू हो गया। पहले इंडिया, हर जगह इंडिया का जिक्र आया करता था, मगर अब जो है उसके बाद से भारत जिक्र आ रहा है। ये क्या कह सकते हैं कि जो विपक्ष में इतने सारे लोग जो एक साथ हो गए हैं, उसकी वजह से इन्होंने भारत वाली जिक्र आ रहा है, या इंडिया को इतना बाइकाट क्यों किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें भारत का नाम, भारत भी लिया जा रहा है, इंडिया भी लिया जा रहा है। ऐसी मुझे कोई इसमें बात दिखती नहीं है कि भाई मोदी जी सिर्फ भारत को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिया भी हो ही रहा है। अब करेंसी नोट्स जितने हमारे हैं उस पर एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही लिखा हुआ है, तो जिक्र इससे पहले कभी नहीं था। इंडिया गठबंधन जब आया है उसके बाद से इस बात का जिक्र हुआ है कि भारत 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 भारत, इससे पहले कभी नहीं सुना गया। तो विपक्ष का कहना ये है कि हमने जो इंडिया गठबंधन रख लिया, कहीं इसके चलते तो ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा मुझे कुछ लगता नहीं है। बहुत सारी जगहों पे मोदी जी भी इंडिया ही बोल रहे हैं, सारे मंत्रिमंडल इंडिया बोल रहा है, सारा देश इंडिया बोल रहा है।
तो मुझे उसमें कोई मुझे बात में कोई दम नहीं दिखता कि भाई मोदी जी ने इंडिया की बात की हो या भारत की बात ना की हो। वो तो अब जैसे भी इसको आप इंटरप्रेट करो, लेकिन मेरे को ऐसा इसमें कोई सच्चाई दिखती नहीं है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा चलाई, उसके बाद एक मीडिया में एक बंदे का इंटरव्यू आया, उसमें उसने राहुल गांधी की टी शर्ट पहन के वो मेट्रो में सफ़र कर रहा था, तो उसको वो सब ट्रेन से वो कह दिया गया कि टी शर्ट आप उतार दो। इस तरह का कुछ है क्या? देखो, मेरे संज्ञान में तो ये वाली जानकारी मेरे जानकारी में तो नहीं है कि ऐसा कोई बात हुई हो, कोई उनकी व्यक्तिगत कोई लड़ाई या कोई झगड़ा हुआ हो या कोई उसने कोई ऐसी कोई अभद्र हरकत की हो तो उसको शायद उतारा हो, पर मेरी जानकारी में ये ऐसा मामला नहीं है कि उसकी टी शर्ट के कारण उसको ऐसा उतारा गया। टी शर्ट के कारण तो ऐसा कोई मेरी जानकारी में तो मामला नहीं है जी ऐसा। अच्छा, जिस तरह से लगातार ये महंगाई को लेके विपक्ष वार करता है, कहता है सिलेंडर हमारे टाइम में सस्ते थे और सिलेंडर अब महंगे हो गए, और हर चीज़ में एक बात ये आ रही है कि सब्सिडी जो थी वो धीरे धीरे ख़त्म करी जा रही है और सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और भी बहुत सारे मामले हैं। तो महंगाई को लेके कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी 200 रुपये सिलेंडर सस्ता किया है प्रधानमंत्री जी ने, और आने वाले दिनों में और भी सस्ता होगा। ये तो क्रूड ऑयल या ये ऑयल की कीमतें हैं वो जो भारत सरकार तय नहीं करती, वो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर होते हैं। तो जो है महंगाई ये कोई भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है, वो तो सिलेंडर का 200 रुपये जैसे कम होने की वाली बात आ रही है। सिलेंडर तो भारत सरकार के हाथ में है, वो कभी भी कम कर सकते हैं उसके, मगर अभी जैसे लोगों का, विपक्ष का कहना यह है जिस तरह से इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो ये धीरे धीरे और भी रेट कम होते चले जाएंगे, क्योंकि जनता को लुभाने की कोशिश है। देखो, किसी भी चीज़ का एकदम से रेट कम नहीं होता है या एकदम से बढ़ता नहीं है। बढ़ता भी 50-50, 60-60 पैसे, 1-1 रुपया करके बढ़ा था, और घटेगा भी उसी प्रकार से। जिस अनुपात में बढ़ा था उसी अनुपात में घटेगा भी से। और जो है जब प्रधानमंत्री जी और चीज़ों के भी दाम कम कर रहे हैं, पेट्रोल के तो रोज़ आप देखते हैं कभी 4 आने बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। इसी तरीके से ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इंडियन जो गैस एजेंसीज़ है, चाहे वो इंडियन की हो, HP की हो, भारत पेट्रोलियम की हो, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे ही पेट्रोल की कीमतें घटती बढ़ती है, उसी हिसाब से वो घटा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से मुस्लिम एक जो वर्ग है वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह आपको क्या लगती है? मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुस्लिम समाज जो है अभी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पसमंदा के जो है जिला अध्यक्ष शामली के हमारे साथ है। तो मैं रास्ते भर इन्हीं की गाड़ी में मैं आज आया हूँ बैठ के, तो ये मुझे बता रहे थे कि हज़ारों की तादाद में मुस्लिम जो है इस वक्त हृदय परिवर्तन मुस्लिम्स का हो चुका है, और उनको समझ आ चुकी है कि जो है देश किन के हाथों में सुरक्षित है, मुसलमानों के हितों की कौन बात कर रहा है। तो अब तो बड़ी भारी तादाद में रोज़ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय मोदी आर्मी, इसमें लगभग 11 लाख, टोटल 30 लाख हमारे सदस्य हैं, जिसमें से 11 लाख मुसलमान हैं। तो मुसलमान तो आज ये समझ ही नहीं रहा, जिस प्रकार कांग्रेस में मुसलमान दिखाई देता है, समाजवादी पार्टी में, बसपा में दिखाई देता है, उससे ज़्यादा अब आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देगा। वो समझ चुका है देश का मुसलमान कि भारतीय जनता पार्टी को यूं ही बदनाम किया जाता है, लेकिन जो है ये तो दोनों की हितों की बात करती है, हिंदू की भी करती है, सिख की भी करती है, मुसलमान की भी करती है। ये कट्टर जो वर्ड है कि किसी भी पार्टी के साथ जो कट्टर वर्ड लगता है, ये क्या है? कट्टरता, देश के लिए भी कट्टरता होनी चाहिए। कट्टरवादी जो लोग हैं, कट्टर का मतलब जो है बिल्कुल मजबूती से जो आदमी खड़ा हो किसी भी संस्था के साथ, संगठन के साथ, जाति के साथ, धर्म के साथ, तो कट्टरता को मैं कोई ख़राब नहीं मानता। हाँ, मानवता की भावना ज़रूर होनी चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ज़रूर देखने चाहिए, और भाईचारे की भावना ज़रूर होनी चाहिए। कट्टरता है तो हो। ये कहा जाता है ना, हिंदू हैं हम कट्टर हैं और बीजेपी के साथ हैं। ये लाइन युवाओं में आजकल देखी जा रही है। इसी तरह से अगर मुस्लिम वर्ग की बात करें, जब समाजवादी पार्टी थी तो इस तरह से ये भी सुनने में आता था। ये क्या है कट्टर, क्यों है इस तरह? मैं कहता हूँ
हमारे तो जो एक गीत है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी कहे या हिंदू कहे बात एक ही है। हिंदी से हिंदू, हिंदू से हिंदुस्तान, और इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर मैं अपने आप को भी कहूँ कि मुझे गर्व है मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू का मतलब अगर मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान के ख़िलाफ़ तो नहीं। आज देखो मुसलमानों के ही कार्यक्रम में हम आए हुए हैं। ये हमारा जो बिलाल है ये मुस्लिम है, लेकिन हम नाखून और मांस की तरह समाज के अंदर रहते हैं। जैसे नाखून और मांस एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता, ऐसे ही हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसलिए ये इस बात का गलत प्रचार नहीं होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान, बेशक हम अलग अलग माँ से पैदा हुए हैं, लेकिन भाईचारा हमारा वही है, हमारी रूट्स वही है जो पुरानी है। और मुसलमान भाई भी हमारे किसी न किसी ज़माने में तो हिंदू ही थे, हिंदू से वो मुस्लिम बने, आज जहाँ हैं वहीं रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो मुसलमान से हिंदू बन जाए, लेकिन जहाँ भी है हमारा भाईचारा उतना ही रहना चाहिए। इसमें कई सारे विंग हैं ना, एक हिंदू राष्ट्र करके जो चल रहा है कि हम इसे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा के रहेंगे, और जो इसमें कहा कि मुल्ला हो तुम पाकिस्तान जाओ, इस तरह की जो चीज़ें लेके आई जाती है, वो कौन लोग लेके आते हैं? मुझे वो तो मैं उनको देशभक्त नहीं गिनता जो इस तरीके की बात करते हैं। अगर हिंदू और मुस्लिम का विभाजन तो सन 1947 में हिंदू और मुसलमान का ही विभाजन हुआ था, लेकिन जो मुसलमान भारत में रुके वो बाय चॉइस रुके। वो उनको वो चाहते तो जा सकते थे, लेकिन उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। वो भारत में, उन्होंने भारत को पसंद किया, भारत में ही रह गए। अब बहुत सारे लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए। आज उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को शत्रु संपत्ति समझ करके सरकार जो है उनको वापस ले रही है उन संपत्तियों को। तो जो देशभक्त लोग हैं वो भाजपा ये खूब समझती है कि जो 1947 के समय जो भारत में रह गए थे वो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वो सच्चे भारतवासी हैं। और आज भारत का ये चौथा हिस्सा बन चुके हैं, 1/4 ये लोग हो चुके हैं। तो ये जितना हिंदुओं का ये देश है उतना ही मुसलमानों का भी देश है। मुसलमानों को इसमें डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल कोई बात ही नहीं है डरने वाली, क्यों डरना चाहिए? ये उनका देश है, अपने देश में आराम से रहे। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी का जब से 10 साल से राज चल रहा है, एक भी कोई घटना आपने सुनी हो हिंदू मुस्लिम के विवाद की, या कोई दंगा हुआ? छोटा मोटा देखो होता रहता, अभी मेवात में हो गया, लेकिन जो है उसको बड़ी बात होने नहीं दिया। तुरंत हरियाणा सरकार ने उसको कंट्रोल किया। मोदी जी के आदेश थे कि कोई जो हो गया तो हो गया। ऐसे तो गली मोहल्ले में दंगा हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, वैसा ही उससे बड़ा वो झगड़ा होने नहीं दिया और तुरंत उसके ऊपर जो है काबू पाया गया। अच्छा, मुस्लिमों को साथ लेके, अब जैसे 2024 का इलेक्शन है, लास्ट मेरा सवाल है, तो मुस्लिमों को साथ लेके चलने के लिए क्या क्या तरीके पार्टी की तरफ से आने वाले हैं? नहीं, मुसलमान जैसे मैंने बताया कि बाय चॉइस वो हिंदुस्तान के साथ है, तो मुसलमानों को हम कोई लुभावने वायदे करके उनको जोड़ना नहीं चाहते। उनको हम चाहते हैं कि वो अपने विवेक से, अपने प्यार से, अपने देशभक्ति की भावना से वो देश के साथ जुड़े। और उनको खुद समझ आ चुका है, ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा था वो देश में ख़त्म हो चुका है। अभी ये मैं बहुत जल्दबाजी होगी इस बात को कहना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो शीतकालीन सत्र आ रहा है उसमें हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। अगर यूसीसी आता है तो समान विचारधारा, समान कानून सबके लिए लागू होगा। तो फिर कोई चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबके लिए बराबर का कानून होगा। सब एक ही कानून से आंके जाएंगे, एक ही कानून से संचालित होंगे, तो कोई फ़र्क नहीं रहेगा। भेदभाव तो मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार जो है इस काम पे लगी हुई है। आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं उन्होंने अपनी बात रखी, और आप बताएंगे कि क्या बेहतर है क्या नहीं। आज यहाँ पे जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं, मोदी आर्मी जो है और बहुत सारी जो विंग है उसके हिसाब से, तो आज ये किस वजह से आपने बुलाया, प्रोग्राम किस वजह से था? ये मैंने एक अपनेपन की वजह से बुलाया है, ताकि एक खुशी भी हो जाए। मेरी बेटी की तमन्ना थी ये फंक्शन की, मैंने इसलिए इनको इनवाइट किया। अच्छा, आपकी बेटी हुई है? जी। अच्छा, मुबारक हो पहले तो किरतपुर न्यूज़ की तरफ से आपको। थैंक यू। और बाकी आप देख सकते हैं कि पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ ये बिलाल भी है मौजूद, जिनके बारे में चर्चा चल रही थी। तो बिलाल साहब, आपकी जो आप ये सुनने में बीच में ये आया था कि आप पार्टी से
बीजेपी पार्टी आपने छोड़ दी है, मगर ये क्या सच है, ये झूठ है? सब झूठ। सब झूठ है। कस्बा किरतपुर के अंदर अफवाह ज़्यादा उड़ती है, अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह में ध्यान दें। तो अफवाह में ध्यान अब पार्टी को लेके क्या स्टैंड है, पार्टी को लेके क्या काम कर रहे हैं अब आगे? 2024 में इंशाल्लाह भारी भर से फुल बहुमत से भाजपा की सरकार आ रही है 2024 में। अच्छा, फुल बहुमत से आ रही है 2024 में इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं मोहम्मद बिलाल ने अपनी बात रखी यहाँ पे, और यहाँ इन्होंने एक छोटा सा फंक्शन रखा। ये देख सकते हैं एक तोहफा तो एक बच्ची के लिए, इसके बेहतर भविष्य के लिए, और पार्टी बीजेपी पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनकी तरफ से तोहफा। कहना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बेइंतहा बिजी थे, परंतु बिलाल जी का प्यार और बिलाल जी के जो भाई हैं, इस बिटिया के प्यार ने हम सबको यहाँ खींच लिया है। और अध्यक्ष जी को जब मैंने बताया, मैं कहा अध्यक्ष जी उनके यहाँ बिटिया हुई है और वो बिटिया के लिए खुशियाँ मना रहे हैं, तो लिहाजा आप अपने बिजी कार्यक्रम में जो है वहाँ जाएं। और आपने एक सवाल किया था बाइट में नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं बनारस 1 महीना चुनाव में रहा, चुनाव में रहने के बाद जो है बनारस में मोदी जी अपने भाषण में कहा करते थे, मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान के एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप और एक हाथ में कुरान हो। 2014 में भी मोदी जी के साथ दिल से और कंधे से कंधा लगाकर बनारस के मुमडन थे, और आज भी उनके साथ हैं। जो दिल से उन्हें वोट देते हैं वो चाहे जो है दूसरे को बता रहे या नहीं बता रहे, परंतु आज भी मोदी जी को दिल से चाहते हैं। दूर से देखा तो मोती नजर आया, पास जब आया तो मोदी नजर आया। इसलिए जो है मेरे सभी भाइयों, मोदी जी जो है हमारे देश का भविष्य है और जो है देश को सही रास्ते पर लेके जा रहे हैं। मेरा मानना ये है अब हम सब मिलकर मोदी जी को 2024 में फिर जो है गद्दी पर आसीन करें, यही देश के लिए देशभक्ति है। हिस्सा काम करता है और सुबह से शाम तक सारा दबाव इसी 95% हिस्से पर रहता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है और चलते चलते इसकी शाही भी खत्म हो जाती है। उसके बाद जब शाम का समय होता है तो इस 95% के ऊपर सिरमौर ये जो है 5% हो जाता है। 5% इस पर सिरमौर हो जाता है। बात यही नहीं खत्म होती, उसके बाद जो है जब ये यहाँ लगाया जाता है तो यहाँ आने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ ये 5% हिस्सा दिखाई देता है। तो मैं अभी सभी साथियों से और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमें 95% में नहीं, हमें 5% में रहना चाहिए, हमें 5% में रहना चाहिए। मेरा सभी के लिए ये मानना है, हम सब 5% में रहे, ये प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि बेटी जो है घर में कहते हैं कि बेटी आ गई तो यार अब कैसे होगा, बेटा होना चाहिए था। मगर यहाँ पे क्या है कि भाई के जो है ना बेटी थी, हुई भी थी ये, और उसके बाद इन्होंने एक फंक्शन रखा अपनी बेटी के लिए कि मेरे घर में रहमत आई है और बेटी आई है, बिटिया आई है। तो इन्होंने देख सकते हैं आप, बीजेपी के कद्दावर नेता यहाँ पे मौजूद हैं और ये बेटी। मैं इस विषय पर ये एक बात कहना चाहूँगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा तो भाग्य से मिलता है, परंतु बेटी सौभाग्य से मिलती है। आज हमारे लिए बड़े गद का विषय है कि इन्होंने बेटी के लिए देखो किस तरह से आँख खोल दी तबीयत खराब होने के बाद भी। तो ये जो है आज बेटी की इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि जो है बहुत लोग नहीं खुशी मनाते, परंतु आज अपनी बेटी के लिए इतनी खुशियाँ मना रही हैं। बेटी सौभाग्य से होती है और जो है बेटी का आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी देख रही है, मुझे भी देख रही है। हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं कमता जी। देखो